हेलो गाइज, मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो मैंने कल बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया था एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में, उस पर मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया, जिस कारण से कि मेरे को उस वीडियो को डिलीट करनी पड़ी। और इसीलिए मैं बैकग्राउंड म्यूजिक हटाने के बाद में फिर से इसको अपलोड कर रहा हूँ। और इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं और मेरा सपोर्ट जरूर करें और व्यू, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू रियल फील एक्सप्लेन्स चैनल। मेरे कम्युनिटी पोस्ट को रिप्लाई देने के लिए आप सभी का थैंक यू। आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स ने बहुत सी मांगास का नेम बताया, लेकिन गाइज जब मैंने यूट्यूब पर उसको सर्च किया तो उनमें से बहुत सी मांगा एक्सप्लेन हो चुकी थी। और जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से वोटिंग मांगी थी, 88% व्यूवर ने कहा है कि न्यू मांगा स्टार्ट करें। इसीलिए मैं आज आपके लिए न्यू मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इमॉर्टल लेडी वेट प्लीज, लिसन टू माई कनिंग डिफेंस। और एपिसोड की शुरुआत में हमको एक उड़ता हुआ पहाड़ दिखाते हैं और राइटर हमको बताता है वेई डायनेस्टी के टॉप 10 होली प्लेसेस में से नंबर 1 स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्लेस है ये, और ये जगह ताइसेंग शॉर्ट सेट के अंदर है। तभी हमको उस स्पिरिचुअल प्लेस के अंदर दिखाया जाता है। मतलब बोले तो दोस्तों, उड़ते हुए माउंटेन में कोई इंसान वहाँ पर बैठ के खूब मजे में कल्टीवेशन कर रहा होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर को गैदर कर रहा था। और इस चीज को देखने के बाद में दूसरे लड़के वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और फिर हमको उस इंसान को दिखाया जाता है। और दोस्तों, यही हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट होता है, मतलब बोले तो हीरो। और ये लड़का टाइसन स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल होता है, जो कि वेई डायनेस्टी के टॉप 10 प्रिंस में से एक है। मतलब बोले तो दोस्तों, राजकुमार। और इस लड़के का नाम सू कैंगशैंग है। अपने हीरो को देखने के बाद में वहाँ पे एक डिसाइपल हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, एल्डर ब्रदर इतनी कम उम्र में नेशन सॉल रिल्म के हाफ स्टेप तक पहुँच गए। उस लड़के की बात सुनने के बाद में जो उसका साथी खड़ा होता है वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, वो इसलिए है क्योंकि वो बचपन से ही इंटेंस वाइट बॉडी के साथ पैदा हुआ और उसके फादर भी बहुत अच्छे हैं, और जो कुछ भी है ये सब पुनर्जन्म के कारण है। मतलब दोस्तों, रीइंकार्नेशन। वो लड़का वहाँ पे ये चीज बोलने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अपने हीरो के ऊपर तलवार निकाल के अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, और यही कारण है कि उसने 16 बार प्यार किया और साथ ही साथ मेरी बंदी को भी चुरा लिया। उसके जैसा एक धमकाने वाला इंसान एक स्वार्थी विलन है और तुम मेरे सुप्रीम सॉफ्ट सेक्ट में प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं हो। और इस चीज को कहने के बाद वो लड़का वहाँ पे जंप लगाते हुए अपने सुप्रीम सॉफ्ट सेट की एक टेक्निक को यूज करते हुए एक पावरफुल स्लैश अपने हीरो के ऊपर लगाते हुए कहता है, और आज हेवन के जजमेंट को प्रोटेक्ट करना और सेट को पूरी तरह से शुद्ध करना मेरे ऊपर है। जब अपना हीरो इस तरह से कल्टीवेशन करते हुए दूसरे बंदे की पावर को फील करता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस हो रही थी। और वो गुस्साते हुए कहता है, तुम हरामखोर नर्क में जाओ। और ये कहने के साथ में दोस्तों, वो वहाँ पे अपनी बहुत ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखने के बाद में जो लड़के आए होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, वो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, ये पल तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रहा है इसकी ब्रेक थ्रू में सक्सेसफुल होने के लिए। क्या वो सच में जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करना चाहता है? अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में दूसरा लड़का कहता है, अरे वो देखो, वो तो सच में पूरी तरह से पागल हो गया है। जब वो लोग इस चीज के बारे में कह रहे होते हैं तभी अपने हीरो को दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने के बाद में जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण जो अपने हीरो का कोर होता है उसके अंदर से बहुत ढेर सारी लाइट रिलीज होने लगती है। इस चीज को देखने के बाद में जो सुप्रीम सेट के डिसाइपल होते हैं उनके पसीना आने लगते हैं घबराहट के कारण, और एक लड़का चिल्ला के कहता है, अरे नहीं, वो तो पूरी तरह से बावरा हो गया है, पगला चुका है वो। और उनके ऐसा कहते ही कहते दोस्तों, अपने हीरो ने वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद दिखाया जाता है, अपना हीरो वहाँ पे घायल होने के बाद में बैठा होता है, और जिसको देखने के बाद में वहाँ के लोग कहते हैं, अरे जल्दी करो, वहाँ पे जाओ, ऐसा लगता है कि एल्डर ब्रदर मर गए हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़का जाता है, अपने हीरो की नब्ज को चेक करते हुए कहता है, अरे नहीं, सू कैंगशैंग की स्वॉर्ड बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और उसका कल्टीवेशन नष्ट हो गया और अब वो पूरी लाइफ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जल्दी करो, कंट्री के प्रिंस पैलेस मुझे भेजो। चूतिया लोग जब अटैक कर तब इस चीज के लिए फील नहीं कर पा रहे थे कि हम उसके कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद अपने हीरो को दिखाया जाता है, और हमको पता चलता है अपना हीरो सू कंट्री के 6 प्रिंस रॉक मेंशन के अंदर होता है, और वहाँ पर वो किसी तरह की प्लेट को कहीं ऊपर से उतारने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर उस गोल्डन प्लेट को उतारने के बाद में अपना हीरो बहुत जरा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये क्या, मेरा चेहरा तो जाना पहचाना लेकिन पूरी तरह से बदल गया है, ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच टाइम ट्रेवल किया है। और इस चीज को सोचने के बाद में सू कैंगशैंग वहाँ पे अपने सर को पकड़ के बैठते हुए कहता है, चलो ठीक है, भूल जाओ इस टाइम ट्रेवल के बारे में, मुझे ये सोचना होगा कि मैं आखिर इसी आदमी की बॉडी में क्यों आ गया। और इस चीज को कहने के बाद में वो सू कैंगशैंग के पास्ट के बारे में सोचता है, और वहाँ पर वो सोचते हुए कहता है, सू कैंगशैंग का नोबल में बहुत अच्छा स्टेटस है और उसके पास एक्सीलेंट स्पिरिचुअल पावर भी है।
और तभी वो कहता है लेकिन, और उसके ये कहने के साथ में सू कैंगशंग की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही थी। और फिर वो आगे बताता है उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी लेकिन उसने सही रास्ता नहीं अपनाया और हर तरह की बुरी चीजें की। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सू कैंगशंग होता है वो वहाँ एकेडमी के अंदर सभी लोगों को लूट रहा होता है, मार रहा होता है और एक बुक को छीनते हुए कहता है ये बुक मुझे दे दो। और तभी वो लड़का बताता है सू कैंगशंग ने अपनी पावर का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया लोगों को तंग करने के लिए। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू कैंगशंग एक लड़के को बुरी तरह मार के उसको बुली करते हुए कहता है तुमने तो एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अगली बार एग्जाम में इतना अच्छा प्रदर्शन मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पास इतनी ताकत भी नहीं होगी कि तुम यहाँ से जा सको। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों वहाँ पे वो घुटने के बल बैठते हुए हैरान होके कहता है तो जाहिर सी बात है क्या इस तरह का कैरेक्टर मेरे लिए यूजफुल होगा। और इस चीज को कहने के बाद में उसे लगता है कि उसके पैरों में किसी ने बुरी तरह से तीरे चला दिए हो और अब वो बिल्कुल विकलांग हो गया है। अब वहाँ पर वो इस चीज को सोचने के बाद में कहता है मैं अपने पिछली जिंदगी में बहुत अच्छा लड़का था तो मैं इस तरह की विलन की बॉडी में कैसे इस तरह से रिइनकार्नेट हो सकता हूँ। और ये कहने के बाद में वो अपने थूक को निगलते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। और तभी वहाँ पर अपना हीरो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता है जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसने बहुत लोगों को नाराज किया है और अब जब उसके सारे जुनून की खबर फैल गई है तो मुझे खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। और इस बात को कहने के बाद में अपना हीरो अपनी फिंगर में कुछ स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए एक सर्कल बनाते हुए कहता है अरे वाह ये ऑरा, अब मुझे लगता है कि मैं बच सकता हूँ। लेकिन जैसे ही अपने हीरो ने वहाँ पे इस चीज के बारे में बोला होता है वो जो एनर्जी का ऑरा बना होता है दोस्तों वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, मतलब बोले तो खत्म हो जाता है। और उतनी एनर्जी को गैदर करने के कारण अपने हीरो की जो बॉडी होती है उसका साथ छोड़ देती है और वहाँ पर वो खांसते हुए कहता है स्वॉर्ड बॉडी अब पूरी तरह से बेकार हो गई है और मेरी बॉडी में अब कोई भी कल्टीवेशन नहीं बची, लेकिन कोई भी एनिमी जब मुझे पेलने आएगा तो मैं नहीं मारा जाऊंगा। अपने हीरो ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है तभी अचानक से कोई गेट पे खूब जोर से लात मारते हुए गेट को खोल देता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है अरे ये क्या, ये ऊनी कपड़े, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एनिमी इस समय मुझे पेलने आया हो। जैसे उसने इस चीज के बारे में बोला होता है तभी उस गेट को खोलते हुए एक खूबसूरत पटाखा माल दोस्तों उस गेट से बाहर निकल के आ रही होती है और साथ ही साथ वो लड़की अंदर आते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज कर रही होती है। जब अपना हीरो उस लेडी को जब सामने देखता है और उसकी एनर्जी को जब रिलीज होते हुए देखता है तो बहुत ज्यादा घबराते हुए मन में कहता है उसके इस तरह के पोस्टर को देखने में ऐसा लगता है कि आने वाला ये इंसान अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन तभी जब उस लड़की को वो देख रहा होता है उसको एकदम से कुछ शॉक हो जाता है, उसको कुछ याद आता है और तभी उस लेडी को देखते हुए उसकी आंखें एकदम से चमक जाती हैं और फिर वो अपने पास्ट में उस लेडी के बारे में देखते हुए कहता है अरे ये तो क्या मैं उसकी प्लॉट लाइन को देख सकता हूँ। जैसे अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है वो लेडी कमरे के अंदर आते हुए अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देती है, जिसके प्रेशर के कारण अपना हीरो वहाँ पे बहुत दूर जाके पीछे गिरता है। और तभी हमको उस लेडी के बारे में राइटर बताता है ये लड़की बचपन से ही झाओ क्लैन में सबसे चमत्कार सिचुएशन में रही है। और तभी वो लड़की वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अपने हाथ में एक फायर को गैदर करते हुए बड़े खुश होकर कहती है डैड ये देखिए मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करते हुए फायर बना सकती हूँ। उसके डैड वहाँ पर इस चीज को देखने के बाद में खुश होते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया, आप हमारे झाओ क्लैन की नंबर 1 टैलेंट होने के योग्य है। और इसी तरह से कुछ साल बीतने के बाद में फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण वह काउंटी प्रिंस के पैलेस में एंटर होने के लिए क्वालिफाई होती है और साथ ही वह प्रिंस के मैरिज करने के कॉन्ट्रैक्ट के लायक होती है। और तभी वहाँ पे फादर उससे कहता है क्या आप इस 10 कंट्री के प्रिंस से विवाह करना चाहती हैं? अपने फादर की बात सुनने के बाद में वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है पेरेंट्स के ऑर्डर, दिया सिलाई बनाने वाले की बातें और एक बेटी की इच्छाएं बहुत जरूरी होती है। हाँ मैं करना चाहती हूँ। और कुछ समय बीतने के बाद में राइटर में फिर बताता है लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। एक निश्चित प्रैक्टिस के दौरान उस लड़की के साथ कुछ हुआ और उसने अपनी ओरिजिनल कल्टीवेशन को खो दिया। वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखने के बाद में वहाँ के लड़के खूब ज्यादा मौज लेते हुए कहते हैं अरे क्या ये हमारे झाओ क्लैन की नंबर 1 टैलेंट नहीं है और अब उसके पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं है? दूसरा लड़का उसका साथ देते हुए कहता है हाँ नंबर 1 टैलेंट, मुझे लगता है कि वह नंबर 1 टैलेंट हारा हुआ इंसान है। और तभी जैसे कि हम अपने हीरो के पास्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों कि वो एक नंबर का डॉन और कमीना हरामी इंसान था, तभी वहाँ पर वो आते हुए उस लड़की के ऊपर एक लेटर फेंक के मारता है, जिस चीज के कारण वो लड़की एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और तभी हमें राइटर बताता है जिस बात ने उस लड़की को पूरी तरह से तोड़ दिया वो यही थी कि उसका मंगेतर भी उसके पास खुद तलाक देने के लिए आया था। और दोस्तों उसका मंगेतर कोई और नहीं अपना हीरो होता है। वहाँ पर उस तलाक वाले कागज को फेंकते हुए अपना हीरो कहता है अब आप इस सेक्ट में नंबर 1 डिसाइपल होने के लायक नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे ये चीज हो रही होती है जो उसने रिंग पहनी होती है वो वहाँ पे चमकने लगती है
और तभी अचानक से इन सब चीजों के कारण वो लड़की वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और दूसरे लड़के जो उसकी मौत ले रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर अपनी तलवार निकाल के एक स्लैश लगा देती है। और तभी हमें राइटर बताता है लेकिन उस दिन उस लड़की के कल्टीवेशन में सुधार हुआ, इसलिए जब उसका मंगेतर डायनेस्टी में वापस आया तो लड़की उस प्रिंस के पैलेस में घुस गई और बहुत भयानक तरीके से अपना बदला लिया। लेकिन वो लड़की वहाँ पे अकेली थी और आखिरकार वहाँ के गार्ड्स ने उसे पीट पाट कर घायल कर दिया और प्रिंस के पैलेस से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस लड़की का दिल बहुत ज्यादा निराश हो गया और वहाँ पर उसने एक चट्टान के ऊपर से नीचे कूद पड़ी। लेकिन तभी वो लड़की जब नीचे गिर रही होती है और उसकी अंगूठी वहाँ पे चमकने लगती है, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में एक अनजान एम्प्रेस एकदम से वहाँ पर सामने आई और उसे बचा लिया। उस एम्प्रेस के गाइडेंस में उस लड़की ने एक ग्रेट स्वॉर्ड वुमेन बनी और दावा करने के लिए अपने मंगेतर को एक कॉर्डन के रूप में मान लिया और इस लड़की का नाम झाओ सीयू है। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है जब लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई और उसने अपने हीरो को वहाँ पे बिल्कुल कुत्ते की तरह बांध के रखा होता है, मतलब बोले तो पेल पाल की उसकी औकात दिखा दी होती है। और वहाँ पर वो उसको चेन में बांधने के बाद में बिल्कुल कुत्तों की तरीके ट्रीट कर रही होती है। जिस चीज को देखने के बाद में जो प्रेजेंट वाला अपना हीरो होता है जो रेनकार्नेट हुआ है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है ये कहानी तो मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। क्या ये एक तरह से जैसे को तैसा देने वाला हाल नहीं है, जैसे कि एक ऑनलाइन हीरो के मुंह पे थप्पड़ मारा गया था। लेकिन मुझे इस तरह की चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे उसने इस चीज के बारे में बोला होता है दोस्तों, तब उसको याद आता है अरे रुको, झाओ सीयू, ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और अभी दोस्तों जो रेनकार्नेट लड़का हुआ है वो इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर की पुरानी यादों को देख रहा था और वो इस चीज को सोचने के बाद में एकदम हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है अरे नहीं, ये क्या, ये कटने वाला बकरा तो मैं ही हूँ। और मुझे याद आया कि ओरिजिनल ऑनर ने झाओ सीयू के कारण अपनी कल्टीवेशन को खो दिया था और अब मैं डायनेस्टी में वापस आया हूँ तो वह मेरे से बदला लेने के लिए आई है। जैसे अपने हीरो ने इस चीज के बारे में सोचा होता है, दूसरे साइड में झाओ सीयू अपनी तलवार को लेते हुए उसकी गर्दन में रख के कहती है सू कैंगशेंग। झाओ सीयू को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है और तभी अपनी फिंगर को आगे करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने की कोशिश करता है। और तभी उसको याद आता है अरे नहीं यार, अभी मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने गार्ड को बुलाऊं तो मुझे डर है कि चीजें सच में उसी दिशा में बदल जाएंगी जो मैंने अभी देखी है। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है, दूसरे साइड में झाओ सीयू की जो तलवार होती है उसकी गर्दन के और क्लोज आने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद में वो हैरान होते हुए कहता है इसीलिए मुझे अपनी प्लॉट लाइन को फॉलो करने और आखिरी में एक कॉल्ड्रोन के रूप में एक्सेप्ट किए जाने के बजाय अपनी जिंदगी को एक गैम्बलिंग में डालना होगा। और इस चीज को सोचने के बाद में वो कहता है रुक जाओ। झाओ सीयू उसकी बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहती है अरे तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो। और इस चीज को कहने के बाद में वो अपनी तलवार को और ज्यादा आगे कर लेती है, जिस चीज के कारण अपना हीरो वहाँ पे डरते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमको दिखाया जाता है अपना हीरो घबराने के बाद में घुटने के बल बैठ गया था। और तभी वहाँ पर झाओ सीयू उससे कहती है तो मुझे बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे द्वारा धमकाया जाना जारी रखूं। झाओ सीयू की बात सुनने के बाद में अपना हीरो अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है अरे सिस्टर प्लीज रुक जाओ, मैं एक बिल्कुल नल्ला बेकार इंसान हूँ और मैं चाह कर भी तुमसे नहीं छुप सकता हूँ। इस बात को सोचने के बाद वो हिम्मत बनाते हुए अपनी आंख को खोल के सामने की तरफ देखता है। और तभी वहाँ पर झाओ सीयू उसकी तरफ तलवार को ऊपर लाते हुए कहती है या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन तभी दोस्तों एकदम से स्टोरी बदल जाती है और वहाँ पर हमें झाओ सीयू को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से रोते हुए कहती है इस दुनिया में अब मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं तुमसे कैसे डर सकती हूँ। और दोस्तों रोते हुए वो अपनी तलवार को थोड़ा सा आगे की तरफ कर देती है, जिस चीज के कारण वहाँ पर अपने हीरो को दिखाया जाता है उसकी गर्दन पे एक छोटा सा कट लग जाता है। और वहाँ पर झाओ सीयू इस चीज को देखते हुए अपने मन में कहती है क्या उसे इस चीज की परवाह भी है कि मेरे दिल का हाल क्या है और मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। और जब अपना हीरो देखता है कहीं ऐसा ना हो साला रोते हुए आगे पीछे तलवार होती रही और मेरी गर्दन तो यहाँ लुढ़क जाएगी। और तभी वो उस तलवार को अपने हाथों से हटाते हुए कहता है झाओ सीयू केवल तुम्हारी ही तलवार है जिसे मैं कभी भी डॉज नहीं करूंगा, भले ही मैं मारा जाऊं। और इस बात को कहने के बाद में वो उसकी तलवार को खूब कस के पकड़ लेता है, जिस चीज के कारण उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। और तभी वो सीरियस लुक बनाते हुए झाओ सीयू की तरफ देख के कहता है मैंने सू चैंगफैन ने अभी तक जो कुछ भी आपके साथ किया है उसका एक कारण है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सीयू वहाँ पे एकदम से हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। और तभी अपना हीरो आगे कहता है क्योंकि तुम मेरी जान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद में झाओ सीयू वहाँ पे ब्लश करने लगती है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको ये स्टोरी देखने में मजा आ रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि स्टोरी को मैं आगे और एक्सप्लेन करूं कि ना करूं, क्योंकि दोस्तों मैं स्टोरी एक्सप्लेन करता रहता हूं लेकिन व्यू नहीं मिलते तो मेरी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो प्लीज आप लोग मेरे को गाइड जरूर करें कि कैसी लगी स्टोरी आपको। और हाँ दोस्तों, एक सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।
to my